हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी 11th की केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन 3 लेक्चर्स को जरूर अटेंड किया होगा और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप जरूर किए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग काउंट कर सकते हैं और उन स्पेक्ट्रल लाइन को कौन कौन सी सीरीज का नाम दिया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे कि ये पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है, जिसके लिए मैक्स प्लांक की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को जानेंगे। फिर लास्ट इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी चर्चा हम लोग लास्ट मोमेंट में करेंगे। तो आज के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले कि आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रम लाइंस की, ठीक है, या स्पेक्ट्रल लाइंस की हम लोग बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए हम उन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमने पढ़ा था कि अगर कोई एटम है तो उसमें ऑर्बिटल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की भी बात की थी, स्पेक्ट्रम को कैसे हम लोगों ने जाना था, इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में निचोड़ बताया था, आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है। फिर हमने वेवलेंथ की भी बात की थी, वेवलेंथ को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में और आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा, जरूर ही आपको समझ में आया होगा, मैं आशा कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने आप लोगों को यह बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी के लिए मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, 13.6 और ये माइनस में होना चाहिए इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये मैंने बताया था ना कि किसी भी ऑर्बिटल की हम लोग एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल की हम लोग एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो जिस ऑर्बिटल को छोड़कर किसी उच्च वाले ऑर्बिटल में जाएगा, हाई ऑर्बिटल में जाएगा, वहां से जब वो लौटेगा तो स्पेक्ट्रम को रिलीज करेगा, स्पेक्ट्रम इमिट करेगा, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि विजिबल होती है लाइट के फॉर्म में, ठीक है, मतलब दिखाई देता है लाइट के जैसे। तो वो स्पेक्ट्रम जहां से वो वापस फिर आ रहा है, जहां से गया था, जहां को गया था वहां से फिर आ रहा है वापस, तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वही तो होता है स्पेक्ट्रम, है ना। डेल्टा ई इज इक्वल टू जहां पे गया था उसकी एनर्जी माइनस फिर जहां पे वापस आया उसकी एनर्जी, यही तो होता है ना स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था और किस तरह से हम लोग वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी भी हमने चर्चा डिटेल में किया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, गर्मी थोड़ा लग रही है, हाँ हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की, किसकी बात करेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रल लाइंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब वापस लौटता है स्पेक्ट्रम को इमिट करते हुए, इलेक्ट्रॉन जब वापस लौटेगा अपने सेम ऑर्बिटल में स्पेक्ट्रम को इमिट करते हुए, तो वह डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सीरीज बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सीरीज बना देते हैं, और उन्हीं सीरीज को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाली सीरीज को नाम हम देते हैं, जब मान लो कि इलेक्ट्रॉन वापस लौट रहा है फर्स्ट ऑर्बिटल में, उसको नाम देते हैं लाइमन सीरीज, और जब सेकेंड ऑर्बिटल में वापस आएगा तो उसको बामर सीरीज बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कहीं से भी वापस आएगा तीसरे वाले ऑर्बिटल में तो उसको बोला जाता है पास्चन सीरीज, जब चौथे वाले ऑर्बिटल में वापस आएगा तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोला जाता है, फिर उसके बाद पांचवें वाले में जब हम बात करते हैं तो फुंड सीरीज। इसी तरह से सीरीज चलती रहती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक बार और तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं।
ध्यान दीजिएगा, माना कि ये जो है N1 है, फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये जो है इसको, अरे कहाँ चला गया तू, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, एक बार चेक करता हूं, हाँ दिख रहा है, लेकिन फैन चालू करने से यार हिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, इससे नहीं चालू करते। ओके, फैन को बंद कर दिया मैंने, गर्मी में ही पढ़ाऊंगा पर आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियरली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला माना कि हमने सेकेंड ऑर्बिटल है, और ये वाला हमने माना कि ये थर्ड ऑर्बिटल है, और इसको हमने माना ये फोर्थ ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसको हमने माना ये फिफ्थ ऑर्बिटल है, ठीक है। ओके, ये क्या है, फिफ्थ ऑर्बिटल है, और इसको हमने माना कि यानी इक्वल टू ये इनफाइनाइट है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा, अगर 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 कहीं से भी, चाहे इनफाइनाइट से, अगर कहीं से भी, चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, चाहे इनफाइनाइट से आए, या फिर वो फिफ्थ ऑर्बिटल से आए, या फिर वो फोर्थ ऑर्बिटल से आए, या फिर वो थर्ड ऑर्बिटल से आए, या फिर वो सेकेंड ऑर्बिटल से आए, ओवरऑल उसको आना चाहिए फर्स्ट ऑर्बिटल में। कहां पे आना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिटल में आएगा। फर्स्ट ऑर्बिटल में जब आएगा तो उसको हम बोलेंगे बामर सीरीज, ओ सॉरी, उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे उसको? लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज, ठीक है। अब बात हम करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर वह आ रहा है इनफाइनाइट से, चाहे वो आए फिफ्थ ऑर्बिटल से, कहीं से भी आए, चाहे फोर्थ ऑर्बिटल से आए, चाहे थर्ड ऑर्बिटल से आए, आना चाहिए ओवरऑल इसको सेकेंड ऑर्बिटल में। कहां पे आना चाहिए? सेकेंड ऑर्बिटल में आना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो इनफाइनाइट से आए, या फिर फिफ्थ ऑर्बिटल से आए, या फोर्थ ऑर्बिटल से आए, ओवरऑल अगर उसको आना है तो आए थर्ड ऑर्बिटल में। कहां पे आए इलेक्ट्रॉन? थर्ड ऑर्बिटल में आए, स्पेक्ट्रम को रिलीज करते हुए, इमिट करते हुए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? पाश्चन सीरीज। क्या बोला जाता है इसको? पाश्चन सीरीज बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो चाहे इनफाइनाइट से आए, चाहे वो आए फिफ्थ ऑर्बिटल से, या कहीं से भी आए, ओवरऑल उस इलेक्ट्रॉन को, स्पेक्ट्रम को इमिट करते हुए फोर्थ ऑर्बिटल में आना चाहिए। तो वो क्या होता है? वो होता है ब्रैकेट सीरीज। क्या होती है वो? ब्रैकेट सीरीज होती है। अच्छा, यहां तक हमने कहानी बताया आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से भी, चाहे किसी भी ऑर्बिटल से आए, चाहे इनफाइनाइट से आए, ओवरऑल उसको आना चाहिए स्पेक्ट्रम को रिलीज या इमिट करते हुए फिफ्थ ऑर्बिटल तक। तो उसको फुंड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज बोला जाता है, ठीक है। ये तो सीरीज की बात है कि सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम को रिलीज कर रहा है। वो स्पेक्ट्रम लाइन के फॉर्म में दिखेंगे। मतलब स्पेक्ट्रम, पहली बात, एनर्जी होता है, लाइट होती है एक टाइप की, और वो लाइन की फॉर्म में दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाइन के जैसे वो दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर लाइन के जैसे बनेगा। उन्हीं लाइंस को हम लोग सीरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीरीज बोलते हैं। और अगर वो पहले वाले में आ रहा है तो लाइमन सीरीज कहोगे, दूसरे वाले में आ रहा है तो बामर सीरीज कहोगे, तीसरे वाले में आ रहा है तो पाश्चन सीरीज कहोगे, चौथे वाले में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज कहोगे, और पांचवें वाले में आ रहा है तो फुंड सीरीज कहोगे। लेकिन अब कहानी ये भी होती है कि अगर कहीं से भी वो कहीं पर आ रहा है, कहीं से भी कहीं पर आ रहा है, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें, किसकी बात करें? स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, ठीक, मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्पेक्ट्रल लाइंस को मैं SL लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? स्पेक्ट्रल लाइंस को शॉर्टकट में SL लिख दिया, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस। इसकी जब हम चर्चा करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कहीं से भी आए,
मतलब किसी ऑर्बिटल से, उसको मैं n2 लिख रहा हूं, जहां से आ रहा है उसको n2 मैं लिख रहा हूं, माइनस जहां को आ रहा है, माइनस जहां को आ रहा है उसको मैं n1 लिख रहा हूं। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां से आया n2 माइनस जहां को आया n1 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस पूरी संख्या को हमें डिवाइड कर देना है 2 से, हमारा स्पेक्ट्रल लाइन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस फार्मूले से हमें स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करना होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, और यह भी पता होना चाहिए कि उस सीरीज को बनने के लिए, उस सीरीज को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है। ठीक है, उस सीरीज को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है। जैसे मैं कह दूं लाइमन सीरीज की हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, लाइमन सीरीज की। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें और कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को इमिट करते हुए 5वें ऑर्बिटल से वापस आ रहा है फर्स्ट वाले में, 5वें ऑर्बिटल से फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी कि लाइमन सीरीज के लिए बात चल रही है, कहां से आ रहा है, 5वें ऑर्बिटल से। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर हम एसएल निकालना चाहें, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, जो इसके लिए अगर हम कह रहे हैं कि लाइमन सीरीज यानी कि फर्स्ट वाले पे आना चाहिए, कहां से आ रहा है, 5वें वाले ऑर्बिटल से, तुम इसका स्पेक्ट्रल लाइन निकाल दो। क्या निकाल दो, स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी इसमें लाइंस बनेंगी स्पेक्ट्रम वाली, उसकी बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कहां से आ रहा है, 5वें वाले से, माइनस कहां पे आ रहा है, पहले वाले पे। ठीक है, इसको इंटू करना है, किससे, किससे इंटू करना है, n2 माइनस n1, बोले तो 5 माइनस 1 प्लस क्या 1। ठीक है, अब बटे इसको 2 कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 1 5, क्या हो जाएगा, बटे 2 कर देना है। ये क्या कितना आएगा बताइए जरा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा 20 बटे 2 इज इक्वल टू कितना, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी बनेंगी। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी इसकी, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बननी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फार्मूला कौन सा लगाना है, यही वाला चिपकाना है भाई, यही वाला फार्मूला आपको चिपकाना होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी हालात में आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दे दिया आप लोगों के लिए। ठीक, एग्जांपल में क्या कहा मैंने कि लाइमन सीरीज के लिए बन रहा है, कहां से आ रहा है, 5th ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में। बोले तो लाइमन सीरीज के लिए, इसके लिए तुम स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करो, तो स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, मैंने यहां तक समझा दिया, अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस की चर्चा कर ली, हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस की चर्चा कर ली। ठीक है, सीरीज भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्लांक की थ्योरी की। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्लांक की थ्योरी की। सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की चर्चा चल रही थी उसी टाइम पे प्लांक भी अपनी थ्योरी दे रहे थे लाइट के लिए। किसके लिए, लाइट के लिए प्लांक अपनी थ्योरी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर हम किसी लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइट जो होती है ना, एक फोटोन के फॉर्म में चलती है। फोटोन का मतलब होता है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से लाइट निकल रही है, वो जाएगी, ट्रेवल करेगी, तो फोटोन की फॉर्म में जाएगी। फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में लाइट क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, और हमको पता भी है कि लाइट में उसकी वेवलेंथ भी होती है, तरंगदैर्ध्य जिसको बोलते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति भी होती है, उसकी वेलोसिटी बोले तो वेग भी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और हम लोग इसमें रिलेशन क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपान में लैम्डा, बोले तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपान में वेवलेंथ, ये हम लोगों को रिलेशन पता है। ठीक है, अच्छा,
ये जो वेलोसिटी होती है, अगर हम लाइट के लिए बात करेंगे तो लाइट की वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? ये क्या होती है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है। ठीक है, सी क्या होता है? लाइट का वेलोसिटी। ये हमें रिलेशन पता होता है। अच्छा, एक बात और करते हैं कि लाइट जो होता है ना, उसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। अब कह दो क्यों? क्योंकि मैक्स प्लांक ने बताया कि लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलेगा, जिसको हमने फोटोन बोला। और फोटोन क्या है? एक पार्टिकल के रूप में चलेगा। कैसा? पार्टिकल। भाई छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जा रहा है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जिसको फोटोन बोल रहे हो, तो पार्टिकल ही नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? ये भी बात होती है। और दूसरी बात कि उसमें वेव नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है? उसमें वेव नेचर भी होता है। ठीक है, अभी इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि लाइट चल रही है फोटोन की फॉर्म में, इसका मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चल रही है। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू एच एफ। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, जो हमको पता है। ठीक है ना? जब हम एच की बात करेंगे, एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है पता है ना आप लोगों को? कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है? एच की वैल्यू होती है, जो प्लांक अपना एक कांस्टेंट दिए थे अपने हाइपोथेसिस में। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हमको यह भी पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये बात हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये भी एनर्जी का एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर लाइट जा रही है, फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू, हमने एच सी बाई लैम्डा भी तो पढ़ा था। याद होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अटेंड किया ना क्लास? हाँ, अटेंड करके ही क्लास को, इस वाले क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वहां पे हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी तो अप्लाई हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है ना? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैक्स प्लांक कहते हैं। अभी देखो, मैक्स प्लांक अपनी हाइपोथेसिस नहीं दिए हैं, हम लोग जानते हैं ये सारी बातें, तो हम लोग जानते हैं ना। मैक्स प्लांक के हाइपोथेसिस को या मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उसकी हम लोग बात करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा हुई है कि जो लाइट चल रही है एनर्जी के मतलब एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चल रही है, जिसको मैं फोटोन्स कह रहा हूं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो फोटोन्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड होने का मतलब यह है कि वो पार्शियल में नहीं रहेंगे, उनका नंबर क्वांटाइज्ड रहेगा, या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे रहेगा। वो पार्शियल में, दशमलव में नहीं रहेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डेसिमल में उसका नहीं आना चाहिए। ओके, तो मतलब ये दोनों फार्मूले हमें पता है। ठीक है, इज इक्वल टू एच एफ। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। यफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। मैंने इसको नहीं लिखा था क्या? यफ क्या होता है? यफ होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यफ फ्रीक्वेंसी होती है, और एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। बात यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के पास दो नेचर है। इसको कहते कौन है? इसको मैक्स प्लांक साहब बताते हैं। जब कब उन्होंने बताया? उन्होंने उसी क्षण बता दिया कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है फोटोन की फॉर्म में। बोले तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट। तो भाई वो छोटे छोटे पैकेट क्या हुआ? पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, और लाइट तो वेव होती है, तो सभी को पता था। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन आता है? कंक्लूजन आता है कि लाइट हैविंग डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, ये सबको पता है। ओके, अच्छा, ये बात कही थी मैक्स प्लांक ने। मतलब मैक्स प्लांक अगर लाइट को फोटोन बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं, तो ये तो सबको पता है कि वेव भी होता है, तो डुअल नेचर पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? मतलब इसकी दुई प्रकृति पता चलेगी ना। अच्छा,
इनके हाइपोथेसिस की बात करें डी ब्रॉगली के, इनके हाइपोथेसिस की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा, ठीक है। इनके हाइपोथेसिस की हम बात करूंगा यहां पे, लेकिन उससे पहले इनका कंक्लूजन क्या था उसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए कंक्लूजन ये था इनके हाइपोथेसिस का, कंक्लूजन ये था इनके हाइपोथेसिस का कि भाई अगर लाइट, ठीक है, अगर लाइट पार्टिकल के रूप में जा रही है, ठीक है, और हमें यह भी पता है कि लाइट में वेव होता है, तो डी ब्रॉगली साहब क्या कहते हैं अपने हाइपोथेसिस में, कंक्लूजन क्या देते हैं, वो कंक्लूजन ये देते हैं कि भाई अगर ऐसा लाइट चल रही है पार्टिकल के नेचर में, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना, इलेक्ट्रॉन तो पहली बात द्रव्यमान है, उसके पास मास है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल है ही, और जब वो वापस आ रहा है स्पेक्ट्रम को रिलीज कर रहा है, मतलब लाइट को वो रिलीज कर रहा है एक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका मतलब वो वेव नेचर भी है ना, वो वेव नेचर भी होना चाहिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है तो पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली साहब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैविंग डुअल नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 पॉइंट, देखो इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जब हम इसके वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसके पास वेलोसिटी भी होती है बहुत तेज, लगभग लाइट की वेलोसिटी होती है इसके पास। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है भाई, जैसे यहाँ पे देखो 10⁻6 है, भाई 10⁸ होता है, लेकिन इसके पास कितनी है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर है। तो इसका मतलब ये लाइट का नेचर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि इतनी हाई वेलोसिटी इसके पास है, ये लाइट के जैसे चलेगा, तो इसका मतलब इसके पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, पार्टिकल वाला क्यों द्रव्यमान है, वेव नेचर क्योंकि इसके पास वेलोसिटी बहुत तेज है तो लाइट के जैसे दिखेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ओके, आगे बताया जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आगे चर्चा कर रहे हैं इसकी कि डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था। भाई डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस क्या दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होना चाहिए, डुअल नेचर, क्या होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और हाईएस्ट वेलोसिटी भी है, इतना हाई वेलोसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का भी क्या होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि तरंग दैर्घ्य इसकी वेवलेंथ हो जाएगी h अपान में m इंटू वी, क्यों, क्योंकि भाई इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसके पास वेलोसिटी कितना है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना है। तो भाई क्या हो जाएगा इसका वेवलेंथ h अपान में यम बी, एच अपान में यम बी, और हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू क्या होती है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट विच इज कितना 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये प्लैंक का कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो आगे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अच्छा यहीं पे बताना पड़ेगा मुझे जगह बना के, इसको मैं अभी छोटा कर देता हूं, ठीक है। आगे मैंने जगह रखी है कि नहीं, नहीं जगह नहीं छोड़ा है मैंने, ओके जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके बता देता हूं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तुम इधर आओ, अभी इतना तुम रहो, इतना तो विजिबल रहेगा सभी को, ठीक, इस पे कुछ करना नहीं है तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये बात है किसकी, ये बात है किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात है, किसकी बात है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास हाई वेलोसिटी भी है और उसके पास मास भी है, इसीलिए उसका वेवलेंथ भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वेवलेंथ, क्योंकि उसके पास डुअल नेचर है, लाइट वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। तो ध्यान दीजिएगा इसका वेवलेंथ क्या आएगा, जब हम इसके वेवलेंथ की बात करेंगे
प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू का मान रखो, मतलब वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल पर सेकेंड। ठीक, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आंसर देगा 3.2, कितना आंसर देगा 3.2 एंगस्ट्रॉम ये आंसर देगा। इतना वेवलेंथ आएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका वेवलेंथ आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है, ये फार्मूले से आप लोग इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को भी निकाल सकोगे। 3.2 एंगस्ट्रॉम, कितना 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ओके। अच्छा, इनका दूसरा हाइपोथेसिस क्या कहता है, ठीक है, इनका दूसरा हाइपोथेसिस कहता है कि मूविंग पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ये तो सबको पता है ना, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। एक बात और बताइएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। P क्या है, mv है। P क्या है, mv बोले तो मोमेंटम। क्या है ये, मोमेंटम। ठीक, अच्छा, जैसे यहां पे m इंटू वी लिखा है तो मैंने इसको P लिख दिया, तो P का मतलब क्या है, m इंटू वी बोले तो मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होती है कि नहीं होती है, होती है ना। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर अपान में 2m। ठीक है, मास का 2 गुना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जरूर समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बैक जाकर। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कीजिए, तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को समाप्त कर दिया। ओके, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कहते हैं कि अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम एक साथ उसके मोमेंटम और पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके एक साथ मोमेंटम और पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, मतलब जब आप एक साथ बताने की कोशिश करोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर यानी कि कमियां रहेंगी, गलतियां रहेंगी, एरर आ जाएंगे, चाहे मोमेंटम की बात करो चाहे उस पार्टिकल के पोजीशन की बात करो। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि बी कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ मूविंग पार्टिकल। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो हम साथ में उसके पोजीशन और मोमेंटम को नहीं डिटरमाइन कर सकते, एक साथ में उसके पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिटरमाइन करेंगे तो एरर आएगा मोमेंटम में डेल्टा पी और एरर आएगा पोजीशन में डेल्टा एक्स। मोमेंटम में एरर कितना आएगा डेल्टा पी और पोजीशन में एरर कितना आएगा डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इन्होंने जो अपना कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, मोमेंटम में एरर इंटू पोजीशन में एरर किसके इक्वल आएगा, यच अपान में 4 पाई के, किसके, यच अपान में 4 पाई, यच अपान में 4 पाई के इक्वल इतना तुम्हारा आना चाहिए, क्या, एरर आना चाहिए। ठीक है, डेल्टा पी
इंटू डेल्टा एक्स का एरर कितना होना चाहिए, इन दोनों का एरर मतलब मोमेंटम और पोजीशन का एरर होना चाहिए यक्षपान में 4 पाई का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, किसकी बात करते हैं? अनसर्टेनिटी की, मतलब कितना इसमें एरर आएगा ये अनिश्चित है। कितना एरर आएगा ये अनिश्चित है, कि मोमेंटम में कितना एरर आएगा और पोजीशन में कितना एरर आएगा ये अनिश्चित है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो जब हम अनसर्टेन की बात करते हैं तो डेल्टा पी मोमेंटम में एरर इंटू डेल्टा एक्स पोजीशन में एरर ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, मतलब ये अनसर्टेन हो जाता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है, मतलब इतने के आसपास आना चाहिए, तो इससे ज्यादा आ जाएगा एच अपान 4 पाई के इसमें एरर, या फिर इसके इक्वल आएगा एच अपान 4 पाई के। ये अनसर्टेन होता है। क्या होता है? अनसर्टेन होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जब हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कहानी ये होती है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम साथ में उसके पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते हैं। अगर बताने की कोशिश करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स पोजीशन में, मोमेंटम में एरर और उसमें पोजीशन में एरर, जो कि आएगा किसके बराबर? एच अपान में 4 पाई। और ये अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। कभी ये इक्वल हो जाएगा इसके, कभी ये इससे कम हो जाएगा। इसीलिए इनकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है कि मोमेंटम में एरर इंटू पोजीशन में एरर ग्रेटर आर इक्वल टू किससे? ग्रेटर आर इक्वल टू किससे? एच अपान 4 पाई के। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया सारा कुछ, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। रही बात इस पे सवाल करने की, तो सवाल आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, आपको फार्मूला यही लगाना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है ना। ठीक, मैं प्रीवियस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक आध सवाल भी करा दूंगा, एक दो सवाल भी करा दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को ये चैप्टर्स, जैसे चाहे हम बात करें अभी केमिस्ट्री का चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बायोलॉजी में चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जैसे ये चैप्टर्स खत्म होंगे एक लेक्चर में सभी का दे दूंगा, सभी का एक एक लेक्चर दे दूंगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, मतलब प्रीवियस ईयर्स में इनसे रिलेटेड इन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, यानी किन किन टॉपिक पे आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उनकी चर्चा हम लोग एक लेक्चर में कर लेंगे। केमिस्ट्री के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा और बायोलॉजी के लिए भी एक लेक्चर, मतलब इसका एक चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर क्वेश्चन वाला, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन वाला एक लेक्चर मैं आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तभी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहें। मैं आप लोगों के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपके साथ निरंतर प्रयास करता रहूंगा। ठीक, तो आप लोग अपने चैनल को LWR को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपके चैनल का नाम है LWR 24x7। ठीक, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।